नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ में अभी अभी मंत्रिमंडल ने शपथ ली है, उस पर चर्चा करने के लिए मैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी के साथ आपके बीच मौजूद हूँ। मंत्रिमंडल अब तकरीबन पूरा हो गया है छत्तीसगढ़ का। एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, इन्होंने पहले शपथ ली थी। 9 मंत्रियों ने आज शपथ ले ली है। एक कुर्सी अभी बाकी है, जो बहुत सारे लोग बाकी हैं। भाजपा विधायक दल में बड़े बड़े कई दिग्गज अभी बाकी हैं। 2 पार्लियामेंट्री सीट कम से कम ऐसी बाकी हैं, 2 संसदीय क्षेत्र जिनसे अभी किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है, उनका भी मौका आ सकता है। कई दिग्गज अभी बाकी हैं, उनका भी मौका आ सकता है। कुछ भी हो सकता है उसे एक सीट को लेके। अब यह है कि मंत्रिमंडल में जो एक कुर्सी खाली है वो एक किस्म से एक अनार 100 बीमार जैसी बात है। तो बहुत सारे लोग हैं उस एक के लिए। मैं अभी राजभवन में देख रहा था, बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं वहाँ पे, भाजपा विधायक दल के, जो मंत्री नहीं बन पाए हैं। जो 15 साल बड़े ताकतवर मंत्री थे, उनको भी मौका अभी नहीं मिल पाया है। हालांकि 4 ऐसे मंत्री हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं, एक तजुर्बे वाले हैं, अलग अलग वजहों से उनको मंत्री बनाया गया है। उनमें एक भूतपूर्व संसदीय सचिव भी हैं जिनको सरकारी कामकाज का थोड़ा सा तजुर्बा है। एक उनमें नौकरी छोड़े हुए एक IAS अफसर हैं, OP चौधरी, जिनको सरकार के कामकाज का अफसरशाही की तरफ से, अफसरों के नज़रिए से देखने का लंबा तजुर्बा है, वो भी हैं एक इसमें। 3 ऐसे विधायक हैं जो पहली बार विधायक बने और सीधे मंत्री बन गए। बड़ी हैरानी की बात है। भाजपा का ये मंत्रिमंडल इसकी राष्ट्रीय सोच का एक हिस्सा है, जिसने राजस्थान में पहली बार विधायक बने व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। यहाँ तो उनको केवल मंत्री बनाया गया है। तो देखते हैं आज का ये मंत्रिमंडल कैसा है। अभी अभी शपथ ग्रहण पूरा हुआ है, हम लाइव टेलीकास्ट देख ही रहे थे। क्या है शशांक, कैसा लग रहा है ये मंत्रिमंडल? जी, नए और पुराने दोनों का समावेश है। हाँ, 13 पूर्व मंत्री जीत के आए थे। 13 पूर्व मंत्री जीते थे। यानी कायदे की बात यह है कि मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल उन्हीं से बन सकता था, उन्हीं से बन सकता था, बिना किसी नए के बन सकता था। बिल्कुल। और लेकिन उनमें से 9 लोगों को जगह नहीं मिल पाई। हाँ, 4 ही रिपीट हुए। नहीं, एक जगह को मैं और गिनूंगा जी। डॉक्टर रमन सिंह जी, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, अभी उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है, जो मंत्रियों के मुकाबले शायद ज़्यादा वरिष्ठ पद माना जाता है। जी। तो वो एक एडजस्ट हुए हैं, 4 यहाँ पे हुए हैं। और जो 3 अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो 3 बने थे जी, वो तीनों राज्य शासन में पहली बार कुछ बन रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केंद्र में राज्य मंत्री रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने पूरे 5 साल काम किया है, 2014 से 2019 तक केंद्र में राज्य मंत्री रहे हैं। लेकिन ये फिर भी एक नई स्थिति है। राज्य सरकार के मुखिया के रूप में उनकी ये भूमिका जो है ये बड़ी ही अनोखी है, बड़ी चुनौतीपूर्ण भी मैं इसको कहूँगा। उनके आज तक के जितने कार्यकाल रहे विधायक के, सांसद के, केंद्रीय राज्य मंत्री के, इन सब से बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि राजनीतिक जीवन बड़ा लंबा उनका रहा, उन्होंने बहुत कुछ देखा है। 7 लोग नहीं है, ये मान लिया जाए। अच्छा, मुख्यमंत्री सहित 7 लोग, 8 लोग, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री भी जोड़ लें, जो कि पहली बार विधायक बने हैं। दोनों पहली बार विधायक बने, दोनों पहली बार विधायक, पहली बार उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जरूर पहले कई बार विधायक, कई बार सांसद रह चुके हैं, गिनती गिनना बेकार हो गया है उनके लिए। तो हम ये देखें, आज जिन 9 लोगों ने शपथ ली है, इनकी हम अगर ऊपर से चर्चा करें, जो 4 पुराने मंत्री हैं वो कौन कौन है? उनमें से सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल सबसे वरिष्ठ हैं। 1990 में पहली बार जीत के आए और पटवा सरकार में मंत्री रहे हैं। हाँ, वो अकेले ये हैं जो मध्य प्रदेश सरकार में भी मंत्री रहे और छत्तीसगढ़ सरकार में 15 साल मंत्री रहे। अकेले हैं ये सब में पूरे मंत्रिमंडल में। अच्छा, तो
ये हैं 8वीं बार के विधायक हैं और उन्हें मंत्री बनाया गया। मुझको ऐसा क्यों लग रहा है, ये 8वीं बार के विधायक हैं जी, तो इनका विधायक का जितना कार्यकाल है जी, हो सकता है किसी नए मंत्री की कुल उम्र भी उतनी ही हो। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। ओपी चौधरी बहुत नौजवान हैं। ओपी चौधरी की कुल जमा उम्र जितनी होगी जी, शायद उतने साल से बृजमोहन अग्रवाल जी, विधायक होंगे, ऐसे ही कुछ दिख रहा है। 37-38 साल के हुए। हाँ, तो इनका भी लंबा अनुभव है। हाँ, तो वहाँ भी अच्छे मंत्रालय संभाल चुके थे मध्य प्रदेश में। हाँ, और यहाँ भी तकरीबन प्रमुख विभाग बहुत सारे। मुझको याद पड़ रहा है कि गृह मंत्री रह चुके हैं, वन मंत्री रह चुके हैं, PWD रहा है, PWD मिनिस्टर रह रहा चुके हैं, राजस्व रह चुके हैं, सिंचाई रह चुके हैं, संस्कृति रह चुके हैं, पर्यटन रह चुके हैं, पर्यटन, धर्मस्व, कृषि भी रह चुके हैं, कृषि भी मंत्री, बहुत सारे। यानी बृजमोहन अग्रवाल जो हैं वो न केवल लंबे विधायक कार्यकाल के लिए जी, बल्कि लंबे मंत्री की जिम्मेदारी के लिए, लंबे मंत्री पद के लिए जी, और विभागों की विविधता के लिए। मुझको ध्यान पड़ रहा है पटवा सरकार में जब बृजमोहन अग्रवाल मिनिस्टर थे, जी, कौन से थे इनके पास में विभाग? इनके पास याद तो है? पर्यटन विभाग उस समय था, उस समय विज्ञान था एवं पर्यटन। टेक्नोलॉजी वगैरह विभाग उन्हीं के पास था। ऐसा। जी, तो चलिए, इस मंत्रिमंडल को बृजमोहन अग्रवाल की शक्ल में एक बहुत ही अनुभवी, सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आए, सबसे ज़्यादा वोटों का रिकॉर्ड अभी- इनके नाम पे है। अभी सबसे ज्यादा वोटों से जीत के भी आए हैं। राजधानी के शायद अकेले मंत्री बन रहे हैं ये, जी, राजधानी रायपुर के। हाँ राजधानी रायपुर के अकेले मंत्री बन रहे हैं। जी, एक दूसरा जो मुझको ध्यान पड़ रहा है, जो व्यापारिक पृष्ठभूमि से, जिसको कि आमतौर पर बनिया समाज भी कहा जाता है, जी, ये उस समाज के भी अकेले व्यक्ति अकेले दिख मंत्री, रहे हैं। हाँ। उस समाज के अकेले हैं। रमन सिंह सरकार में एक वक्त में ऐसे 3 मंत्री थे, जी, अमर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत। ये 3 व्यक्ति थे जो कि जी, मारवाड़ी या बनिया और समुदाय जो कहा विधानसभा जाता अध्यक्ष है। गौरीशंकर और अग्रवाल। विधानसभा अध्यक्ष भी थे गौरीशंकर अग्रवाल। तो आखिरी 4 लोग उस दर्जे के थे। जी, अभी अकेले बृजमोहन अग्रवाल हैं उस तबके के। बिल्कुल। पिछली भूपेश बघेल सरकार में भी उस तबके से शायद एक ही मंत्री थे, जयसिंह अग्रवाल कोरबा के। बृजमोहन अग्रवाल के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ, कॉलेज के दिनों में हम दोनों थोड़ा सा आगे पीछे थे। मुझसे वो 1 साल शायद जूनियर थे, लेकिन हम साथ में पढ़े नहीं हैं। मेरे कुछ एक दोस्त हैं जो साइंस कॉलेज से मेरे साथ फेल होकर दुर्गा कॉलेज आए थे, वो लोग बृजमोहन अग्रवाल के साथ में पढ़ते थे। ऐसा मेरा उस वक्त से उनके नाम से परिचय है। बाद में धीरे धीरे मैं अखबार में काम करने लगा, वो छात्र राजनीति में काम करने लगे, फिर वो बीजेपी में आ गए। तो मुलाकात उनसे बहुत लंबी, उनके विधायक कार्यकाल के शायद पहले वर्षों से ही उनसे मुलाकात है। उनके बारे में मैं इतना ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा, पूरे प्रदेश में न केवल भाजपा के लोगों को बल्कि किसी भी पार्टी के व्यक्ति को कोई भी काम रहता है तो वो बृजमोहन अग्रवाल में एक दोस्त और मददगार देखते हैं। इस बात को हम पहले कई बार कह चुके। कोई बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री बनने से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। वो मंत्री ना भी बनते तो भी उनके बारे में ये बातें हम कहते कि लोगों की मदद बहुत करते हैं। उनके दरवाजे पर भीड़ लगी रहती है, गेट के बाहर साधुओं की भीड़ लगे रहती है। उनको उम्मीद रहती है उनसे कुछ न कुछ 25-50 साधु बैठे ही रहते हैं। घर के भीतर उनसे तरह तरह की निजी, सार्वजनिक, सरकारी मदद मांगने के लिए लोग रहते हैं। बृजमोहन अग्रवाल के बारे में ये बात कई लोगों को नहीं पता होगी कि अपने साथ के भाजपा के जो उम्मीदवार रहते हैं बहुत से, उनके लिए भी ये चुनाव में कई तरह का इंतजाम करते हैं। कभी स्टेशनरी छपवाने का, कभी और मटेरियल भेजने का, काफ़ी बोझ उनका बृजमोहन अग्रवाल उठाते हैं। दूसरा, लोगों का ये भी कहना है कि बृजमोहन अग्रवाल चाहे मंत्री रहें चाहे न रहें, सत्ता में रहें चाहे न रहें, उनका राजनीतिक सर्वे प्रदेश भर में होता है। वो एक अंदाज लगा के रखते हैं कि माहौल किसके पक्ष में है, कहाँ कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे। ये उनके पक्ष में जाने वाली बहुत सारी बातों में से एक है कि उनका व्यापक जनसंपर्क है, अपनी पार्टी से परे भी है, अपने चुनाव क्षेत्र से परे भी है। और यही वजह है कि कई उपचुनाव जो हुए पिछले 15 बरस में,
उसमें बृजमोहन अग्रवाल को पार्टी ने कई तरह से जिम्मेदारी दी, कई तरह से उनका उपयोग किया वहां पर। ये बात हो गई बृजमोहन अग्रवाल की। अगला मंत्री का नाम कौन सा है? जो रामविचार नेताम के बारे में रामविचार नेताम 6वीं बार के विधायक हैं, रामानुजगंज से आते हैं, विधानसभा सरगुजा से, जहां से मुख्यमंत्री भी हैं। बिल्कुल। और ये भी 15 साल मंत्री रहे, 15 साल तो नहीं 10 साल रहे वो। बीच में वो एक बार हार चुके हैं। पंचायत मंत्री रहने के बाद हारे थे जी, पंचायत मंत्री रहने के बाद। ये क्या चक्कर है? पंचायत मंत्री जो रहते हैं वो चुनाव हार जाते हैं। अजय चंद्राकर भी एक बार हारे जी। मध्य प्रदेश के दिनों में राहुल सिंह जो अर्जुन सिंह के बेटे थे, जिनके सचिव सुनील कुमार जैसे ईमानदार और काबिल अफसर थे, लेकिन राहुल चुनाव हार गए थे। जी बिल्कुल। तो कुछ पंचायत विभाग का टोटका है क्या ऐसा? अभी रविंद्र चौबे जी। ये पंचायत विभाग को लेने वाले लोगों को थोड़ा संभल के रहना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता कि कोई टोटका है, मैं उसमें भरोसा इस तरह का नेता प्रतिपक्ष को लेकर जुड़ा हुआ था, लेकिन बीच में टूटा भी। कभी विधानसभा अध्यक्ष को लेके कहा जाता है, कभी पंचायत विभाग थोड़ा डाइसी है, समझते हैं ना, थोड़ा डामाडोल कर देता है लोगों को। या तो यह है कि पंचायत में बजट इतना अंधाधुंध रहता है, केंद्र सरकार से इतना पैसा आता है, कई बार मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बजट का विभाग पंचायत हो जाता है। जो भी वजह हो, अभी मंत्रिमंडल के विभाग बंटे नहीं हैं। मैं उसके पहले ही ये बात कह दे रहा हूँ, जिसको पंचायत विभाग मिले वो अपने आप को संभाल कर रखे। अगले चुनाव में थोड़ा सा खतरा ज़्यादा रहेगा उनके ऊपर। अच्छा काम करे, ईमानदारी से काम करे। तो रामविचार नेताम अनुभवी हैं और खास करके रामानुजगंज से जो चुनाव जीत के आए हुए हैं, और इनकी पत्नी भी वहाँ जिला पंचायत की अध्यक्ष रही है। मजबूत नेता, राज्यसभा सदस्य रहे हैं। हाँ। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। हाँ, बीजेपी के। हाँ। तो यानी बीजेपी के आदिवासी मोर्चे के सबसे बड़े नेता इनको एक वक्त बनाया गया था। हाँ। और समय समय पे झारखंड व अन्य राज्यों में इनकी ड्यूटी प्रचार में लगा, पार्टी इनका उपयोग करती रही है। और पृष्ठभूमि कुछ इस तरह की थी शुरू से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, जैसे आप एक बार बता चुके हैं, वो आगे बढ़े हैं। मेरा उनसे परिचय वहीं का है जी। विद्यार्थी परिषद के दिनों का ही है, लेकिन अभी बताई है कहानी, पूरा नहीं दोहराऊंगा जी। तो अब इनको मौका मिला है, और अब इनके बाद ये प्रोटेम स्पीकर भी थे इस बार। हाँ, लेकिन प्रोटेम स्पीकर का पद तो अस्थायी रहता है। वो अब भूतपूर्व प्रोटेम स्पीकर हो गए, नहीं अब थोड़ी वो पद जिंदा है, अब मंत्री हो गए हैं ये। बिल्कुल। हालांकि जिस समय मुझको ध्यान पड़ रहा है शशांक की सरगुजा से या प्रदेश में किसी आदिवासी के मुख्यमंत्री बनाने की बात आ रही थी, तो जो 2-3 नाम जो चर्चा में आते थे उनमें इनको भी माना जाता था। एक रेणुका सिंह का नाम आता था, एक इनका नाम आता था, विष्णुदेव साय का नाम तो सबसे ऊपर आता था, मुझको याद है लंबे समय से आता था। वो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं, लेकिन उनका नाम हमेशा बने रहा। एक भी लिस्ट, अटकलबाजी की एक भी लिस्ट ऐसी नहीं थी कि विष्णुदेव साय का नाम ना रहे। बिल्कुल। लेकिन रामविचार नेताम का नाम, एक भी मंत्रिमंडल की ऐसी अटकलबाजी नहीं थी जिसमें रामविचार नेताम का नाम न रहे जी। इनका नाम रहता था जी। और आदिवासी समाज में भी दूसरे तबकों का ध्यान रखा गया है, उपजातियों के, जैसे गोंड समाज से। गोंड समाज एक बड़ा आदिवासी समाज में बड़ा तबका है, तो उससे आते हैं, मजबूत नेता हैं, तो स्वाभाविक है इनको जिम्मेदारी मिली, मंत्री में बनाया गया है। ये है। एक रामविचार नेताम के बारे में मैं ये बतला दूं कि बृजमोहन अग्रवाल जब होम मिनिस्टर थे और बस्तर में सलवा जुडूम जब शुरू हुआ था जी, उस वक्त रामविचार नेताम को होम मिनिस्टर बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पे आदिवासियों के बड़ी संख्या में मरने की एक आशंका थी। रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उस कार्यकाल की बात है ये। इस बारे में भी मैं पहले बहुत बोल चुका हूँ, तो बहुत ज़्यादा आज समय हम उसमें नहीं गंवाते, लेकिन रामविचार नेताम एक अनुभवी व्यक्ति है। ये भी एक से ज़्यादा पोर्टफोलियो राज्य के मंत्री आदिम जाति संभाल चुके हैं। हाँ बिल्कुल। होम मिनिस्टर रह चुके हैं, आदिम जाति कल्याण देख चुके हैं, और ये पंचायत देख रहे हैं जी, देख चुके हैं जी। तो
तो ये एक बड़ा अनुभवी चेहरा, और 10 साल मंत्री रहे हैं। मंत्री रहे हैं 10 साल। और दूसरा ये है कि सरगुजा का इलाका जिसने 14 की 14 सीटें भाजपा को दे दी हैं, उस इलाके को महत्व देना ही था जी। तो सरगुजा संभाग को अगर हम देखें जी। तो वहाँ से मुख्यमंत्री भी आते हैं, वहाँ से राम विचार नेताम भी आते हैं, और भी किसी को लिया गया है वहाँ से। जी बिल्कुल लिया गया है, आगे आएंगे। हाँ, अभी मंत्री की बात कर लें, भूतपूर्व मंत्री और कौन है? और इसके बाद आते हैं केदार कश्यप, बस्तर के। सरगुजा से हम बस्तर आते हैं। ये नारायणपुर विधानसभा से जीत के आए हैं और ये 2003 में पहली बार विधायक बने थे। लगातार एक बार पिछली 2018 में हार का सामना पड़ा था, लेकिन ये रमन सरकार में पूरे 15 साल मंत्री रहे। मुझको ध्यान है स्कूल एजुकेशन एक याद पड़ रहा है इनका मुझको। इनके पास आदिम जाति कल्याण भी इनके पास पीएचई इनके पास था। पीएचई इनके पास था, ये मुझको याद पड़ रहा है। स्कूल शिक्षा भी संभाले हैं। हाँ हाँ। तो इस तरह के कई विभाग संभाले हैं। और सबसे बड़ी चीज इसमें से ये है कि मंत्रिमंडल में अपन देखें तो प्रदेश अध्यक्ष और 3 महामंत्री होते थे, और तीनों महामंत्री पद पाए हैं। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष और 3 महामंत्री। जी। भाजपा का संगठन जो है जी, उसमें यही 4 सबसे बड़े पद थे। एक महामंत्री संगठन भी होता है, लेकिन वो आरएसएस बैकग्राउंड के होते हैं। हाँ, पवन वो सत्ता में नहीं आते। सत्ता में नहीं आते। हाँ, मुझको ध्यान है। जी। तो ये चारों जो हैं ये भी मंत्रिमंडल में आ गए हैं। पूरा संगठन आ गया है। तो संगठन में जो नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं जी, किरण, उनके साथ साथ कुछ और लोगों को भी बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। नई टीम आएगी वहां भी। यानी संगठन सत्ता में आ गया है पूरा। संगठन की सत्ता है बिल्कुल ऐसा। मुझको ध्यान है कि केदार कश्यप जो हैं ये बैडमिंटन खेलने के शौकीन हैं। जी। ये रायपुर में राजधानी में रहते हुए सुबह बैडमिंटन खेलने निकल जाते थे। याद है आपको ऐसा? दूसरा, ये जिस इलाके से आते हैं बस्तर के, उस इलाके में नक्सल खतरा बहुत बड़ा था। तो अपने चुनाव क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नहीं जा पाते थे। मंत्री रहते हुए ये और अधिक निशाने पे थे, इसलिए भी नहीं जा पाते थे। इनके अभी चुनाव के दौरान ही एक करीबी कार्यकर्ता की नक्सलियों ने हत्या भी की वहाँ पे। तो जो चुनाव हारा था केदार कश्यप ने, उसके पीछे एक वजह शायद ये भी हो सकती है, मैं बहुत ज़्यादा वजहों पे नहीं जाऊँगा, एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि केदार कश्यप अपने चुनाव क्षेत्र से बहुत ज़्यादा जमीन से जुड़े नहीं रह पाते थे। नक्सल खतरा एक रहता था, दौरा वगैरह ज़्यादा नहीं कर पाते थे, हेलीकॉप्टर से उस वक्त आते जाते थे, ऐसा ही था। बिल्कुल। लेकिन ये भी 3-4 विभागों का तजुर्बा पाए हुए हैं। और दूसरा ये है कि आदिवासियों ने जिस तरह बस्तर में भी 12 में से 8 सीटें दी है कांग्रेस को, तो ये उस बस्तर से बनने वाले अभी इस लिस्ट के अकेले मंत्री हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि इनकी मजबूत रही है। बलीराम कश्यप इनके पिता वो सांसद रहे हुए हैं, इनके भाई सांसद रहे हैं। तो कुल मिला के संगठन में इन्होंने पद नहीं मिला तो चुनाव हार गए थे, लेकिन संगठन में उन्होंने अच्छा काम किया। हाँ, प्रवक्ता के रूप में मैं इनको देखते रहता था बोलते हुए। महामंत्री थे, तो अमित शाह के साथ कोई मीटिंग प्रमुख होती थी, उनमें ये भी रहते थे। जी। दूसरा, मैं एक और देखता हूँ शशांक की जो आदिवासियों में एक आम सहजता रहती है, विनम्रता रहती है। ये भी बातचीत में मुझको विनम्र दिखे हैं। विनम्र है। मैंने किसी के साथ बदसलूकी करते इनको नहीं देखा है सार्वजनिक रूप से। इस तरह की बातें उनके साथ नहीं। ये विनम्र है। चलिए, अगला मंत्री कौन है? अगला मंत्री है दयाल दास बघेल। ये दयाल दास बघेल नवागढ़ से आते हैं। और ये पहले जब पहली बार विधायक बने थे तो उस समय उस तमी समाज के बड़े नेता डीपी धितलारे और उस समय के मंत्री, वन मंत्री, उनको हरा के पहली बार विधायक बने थे 2000 जोगी के समय 2003 में। और उसके बाद लगातार चुनाव जीते। एक बार चुनाव हारे पिछली बार 2018 में। 2018 में जो कांग्रेस की एक सुनामी जैसी थी जी, जिसमें भाजपा के कुल 15 लोग रह गए थे जी। और ये भी सरकार, रमन सरकार में मंत्री रहे। करीब 7-8 साल ही रहे। और उद्योग जैसा विभाग ये संभाले हुए हैं। और विनम्र हैं, ये विनम्र हैं। हाँ, मैं शपथ लेते हुए भी ये देख रहा था जी। मुझको अगर जो दिखा है वो सही दिखा है जी। तो राज्यपाल उम्र दराज हैं, बहुत बुजुर्ग हैं जी। उनके पैर कई लोगों ने छुए। मैं दयाल दास बघेल को शपथ लेते देख रहा था जी। ये भी उनके राज्यपाल का पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे थे। हाँ,
अब और कोई मंत्री बचे हैं पुराने? पुराने हो गए, चारों मंत्री हो गए जो अनुभवी हैं। रमन सिंह सरकार में कहीं ना कहीं मंत्री रहे हैं, ये 4 हो गए। अब हम नए लोगों के ऊपर आते हैं। ओपी चौधरी, बड़ा नाम है। ओपी चौधरी रायपुर के कलेक्टर रहे हुए हैं। मुझसे मुलाकात होते रहती थी। उस समय थोड़ा मेरा सरकार में आना जाना उठना बैठना होता था, जो 5 साल में तकरीबन नहीं था। उस वक्त तो ओपी चौधरी से मुलाकात होती थी। ये बहुत ही हंसमुख व्यक्ति हैं जी, और नौजवानों के साथ नौजवान हो जाते हैं, स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स हो जाते हैं। उनसे जिस तरह नालंदा एक लाइब्रेरी और पढ़ने की जगह इन्होंने बनाई है रायपुर में, रायपुर कलेक्टर रहते हुए वहाँ हजारों लड़के लड़कियाँ छात्र छात्राएं बैठकर वहाँ पढ़ाई करते हैं। तो ये अभी भी वहाँ जब ये रायपुर आते थे, जब विधायक नहीं भी थे, उस समय भी नालंदा देखने के लिए बिल्कुल जाते थे। ये गांव की पृष्ठभूमि से आए हैं। मुझको ध्यान पड़ता है पिता शायद कम उम्र में इनके नहीं रह गए थे, माँ ने इनको बड़ा किया था। ये बार बार ये सोशल मीडिया पर भी अपनी माँ के बारे में लिखते हैं, माँ के साथ फोटो डालते हैं, कहते हैं कि माँ ने कहा था कि अनुकंपा नियुक्ति मत लो, तैयारी करो, पढ़ाई करो, इसलिए वो IAS तक पहुंच पाए। वो पूरा का पूरा श्रेय अपनी माँ को देते हैं। बिल्कुल। दूसरा एक इनका मालूम है आपको, पारिवारिक जीवन का रायपुर से एक और किस्सा है, नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। इनकी पत्नी जो है वो रायपुर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। वहां पे किसी एक कार्यक्रम में ओपी चौधरी रायपुर के कलेक्टर थे, इनको बुलाया गया था उस कार्यक्रम में। वहां पर उनसे इनकी मुलाकात हुई थी। वहां से मुलाकात के बाद फिर जान पहचान बढ़ी, शायद एक समाज के हैं दोनों। तो बाद में जाके दोनों परिवारों की सहमति से ये शादी हुई। ये पता था क्या आपको? ये मेरे को नहीं मालूम था। ये मुझको ओपी चौधरी जी ने खुद ही बताया था। कोई बहुत गोपनीय बात नहीं है, एक सामान्य परिचय सार्वजनिक कार्यक्रम में हुआ था जो आगे बढ़कर वहां तक पहुंचा। उसके बाद का मुझको याद है कि ओपी चौधरी ने अपनी पत्नी को भी मदद की थी किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में। तो वो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर्विस में हैं वो भी एक ऑल इंडिया सर्विस में हैं कहीं पर। मुझको याद पड़ रहा था कि वो उस समय तैयारी करवा रहे थे जब मेरी उनकी मुलाकात हुई होगी। पहली बार तो ये सब खर्चियां से लड़े तो सफल नहीं हो पाए। हाँ, लेकिन इस बार वो अच्छे मार्जिन से करीब 64,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। यानी बृजमोहन के तुरंत बाद की लीड है क्या इनकी? प्रदेश में दूसरे नंबर की लीड है रायगढ़ से। रायगढ़ बड़ी थोड़ी अनोखी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे बहुत सारे अग्रवाल विधायक रहते आए हैं अलग अलग समय पे। वहाँ पे खरसिया से जाकर एक अघरिया का लड़ना, नौजवान का लड़ना, जो IAS रह चुके हैं। कुछ लोगों का रायगढ़ में ये भी कहना था अपने ऊपर एक अफसर को बैठा लेना, पता नहीं कारोबार कैसे चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। लेकिन जो लीड है उनकी वो बताती है कि सारे लोगों ने अपने सारे रिजर्वेशन किनारे रख के ओपी चौधरी को जितवाया। और मुझको अगर ठीक ध्यान पड़ता है तो अघरिया समाज ने भी ये सोचा था कि खरसिया में हमारे ही समाज के 2 लोग, एक उमेश पटेल एक ओपी चौधरी, इनको क्यों एक दूसरे के खिलाफ लड़वाया जाए? इससे अच्छा 2 अलग अलग सीटों से लड़ें, समाज के 2 विधायक हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ भी है। लेकिन कांग्रेस इनके खिलाफ जो कांग्रेस प्रत्याशी थे वो भी इन्हीं समाज के थे, प्रकाश नायक। अच्छा तो यानी एक सीट से दोनों ही अघरिया थे मान लो, तो एक को ही जीतना था। बिल्कुल। लेकिन उमेश पटेल और ये दोनों जीत के आए हैं। और उमेश पटेल के तेवर में विधानसभा में देख रहा हूँ अभी 2 दिन में, तो सदन के भीतर सदन के बाहर उनके तेवर थोड़े तीखे दिख रहे हैं, जो मंत्री बनते हुए नहीं दिखे थे। ये मैं उनका ये रुख पहली बार देख रहा हूँ अभी। ऐसा ही है बिल्कुल। और ओपी चौधरी जिनका रुख अभी तक ऐसा चल रहा था कि उनके खिलाफ भूपेश बघेल की सरकार ने उनके एक हाथ बयान को लेकर FIR भी कर दी थी। कोई फेसबुक या ट्विटर की एक पोस्ट थी, कोई एक कोयले वाली, उसको लेकर ओपी चौधरी के खिलाफ FIR भी करवा दी थी। अब ओपी चौधरी सत्ता में है, उनके तेवर बदल जाएंगे जैसे कि उमेश पटेल के बदले हैं। ऐसा ही है। ओपी चौधरी मुझको ध्यान है 2005 बैच के IAS अफसर हैं। और रमन सिंह सरकार में एक सबसे ताकतवर अफसर रहे हुए अमन सिंह, जो IRS अफसर थे, वो मुझको कहते थे कि 2005 की बैच जो है छत्तीसगढ़ की, इसके अफसर सबसे अच्छे हैं।
ओपी चौधरी उसी बैच के अफसर हैं जी। इनका हालांकि मंत्रालय का कोई तजुर्बा नहीं है। जी। ये कलेक्टर रहते हुए दंतेवाड़ा में काफी अच्छा काम किया। दंतेवाड़ा में काम किया इन्होंने। अच्छा जी। ठीक है, देखते हैं इनको क्या विभाग मिलता है। वैसे मुझको लगता है कि नौजवानों के बीच जितना इनका कामकाज है, अमित शाह ने अपनी सभा में कहा था कि बड़ा आदमी बनाऊंगा, कि आप इनको विधायक बना दो, इनको ओपी को बड़ा आदमी बनाना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने 2 लोगों के बारे में कहा था उसी दिन। जी। एक दूसरी सभा में विष्णुदेव साय के बारे में भी कहा था। उनको तो बड़ा बना दिया, लेकिन मुख्यमंत्री तो प्रदेश में एक ही हो सकते हैं। ओपी चौधरी को धीरे धीरे बड़ा बनाएंगे अमित शाह, ऐसे लगता है। और कौन है शशांक? इसके बाद आते हैं श्याम बिहारी जायसवाल। ये मनेनगढ़ चुनाव जीते हैं। हाँ। और मनेनगढ़ से दूसरी बार बनाए विधायक हैं। अच्छा। एक बार पिछली बार वो चुनाव हार गए थे 2018 में, और करीब करीब 20-1 वोट से चुनाव जीते हैं। श्याम बिहारी जायसवाल ऐसा है कि ये जायसवाल समाज से पहली बार प्रतिनिधित्व मिला है। अच्छा। ऐसे ही शायद देवांगन समाज से भी हुआ है। जी। हाँ। तो जायसवाल समाज हमारे यहाँ क्या 3 विधायक जीत के आए हैं। हाँ। एक श्याम बिहारी जायसवाल, एक महासमुंद से योगेश्वर राज साहू सिन्हा, हाँ। और एक संगीता सिन्हा। हाँ। ये कलार हैं मोटे तौर पे। हाँ। और अच्छी खासी आबादी भी है अलग अलग ठोगों में। तो एक प्रतिनिधित्व तो दिया गया है कि ये किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश भाजपा के। हाँ। मिलनसार हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। और पिछली जब चुनाव हारे भी थे तो बहुत ज़्यादा वोट से नहीं हारे, करीब 4-1 हज़ार वोट से हारे थे। अच्छा। फिर से लगातार ये सक्रिय रहे। हाँ। और संगठन में फिर इनको मौका मिला तो इस बार 20-1 हज़ार वोट से चुनाव जीते। अच्छा, तो इनको कैबिनेट में जगह मिली? कैबिनेट में जगह मिली। अभी ये तो नहीं है ना कि इस कैबिनेट में कोई राज्य मंत्री बनाए गए हों, ऐसा नहीं है? नहीं, अभी कोई नहीं कैबिनेट में। सभी को मंत्री का ही दर्जा दिया गया है। बिल्कुल। ये शायद योगी के समय था। ये पिछली गवर्नमेंट में भी एक कैबिनेट किसी को राज्य मंत्री नहीं बनाएगा, लेकिन योगी के समय था राज्य मंत्री बनाने का। राज्य मंत्री बाद में रमन सिंह ने इसको बंद कर दिया था। रमन सिंह के समय शुरुआत में थे राज्य मंत्री, शुरू में थे जी। लेकिन आखिरी कैबिनेट जो था रमन सिंह का, उसमें कोई राज्य मंत्री नहीं रह गए थे, शायद नहीं थे। हाँ, मुझको ध्यान पड़ रहा है सभी कैबिनेट मंत्री बना दिए गए थे। तो अभी जो शपथ ग्रहण हुई है, क्योंकि शपथ ग्रहण में राज्य मंत्री के शपथ में जिक्र होता है राज्य मंत्री का। मैं अभी तक जितना यहाँ आने के रिकॉर्डिंग में आने के पहले जितना सुन रहा था, मुझको राज्य मंत्री सुनाई नहीं दिए हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल। तो ये जायसवाल जी का आपने बताया। जायसवाल जी का ये है कि ये अविभाजित कोरिया जिले से आते हैं। मतलब इस जिले को प्रतिनिधित्व तो मिला है। पहले रमन मंत्रिमंडल में भैयालाल राजवाड़े विधायक हुआ करते थे, लेकिन उनको ना देखे इस बार नए चेहरे को सामने लाए हैं, ये श्याम बिहारी जायसवाल के। ऐसा जी, ठीक है। और इसके बाद आते हैं लखनलाल देवांगन। लखनलाल देवांगन जयसिंह अग्रवाल को हरा के आए हैं ये कोरबा से। हाँ, ये एक बार कटघोरा से भी विधायक रहे हैं। अच्छा जी। और संसदीय सचिव रहे, मेयर भी रहे, मेयर कोरबा के मेयर रहे। हाँ। और इस बार उनको कोरबा से लड़ाया गया। हाँ। और ये जीते। हाँ। अच्छे खासा वोट से जीते, करीब करीब 25-26 हज़ार वोट से चुनाव जीत के रहे हैं। जयसिंह को उतने वोट से हराया जी। हाँ। और कोष्टा समाज से आते हैं और ये बड़े जमीनी हैं। हाँ। ये बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिताजी शायद साधारण किसान थे और कपड़े वपड़े के बेचने का काम, फुटपाथ में कपड़ा वगैरह बेचते थे, इस तरह का था। पार्षद से ये आगे बढ़े, मेयर तक पहुँचे, वे विधायक रहे कटघोरा से, बगड़ की सीट से, संसदीय सचिव बने, और फिर इस बार मौका मिला तो मंत्री बने। यानी धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ने का सिलसिला इनका रहा। जी। जिन लोगों को याद नहीं होगा उनको मैं एक बार फिर ये जानकारी दे दूं कि मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिनके मंत्रिमंडल की बात चल रही है, उन्होंने राजनीतिक जीवन पंच से शुरू किया। पंच बने, सरपंच बने, 26 साल की उम्र में विधायक बन गए थे। बिल्कुल। वहाँ से लगातार बढ़ते चले गए। सारे पद जो हैं उनके वो निर्वाचित रहे, पंच, सरपंच, विधायक, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा नहीं रहे, और अब विधायक। तो विष्णुदेव साय जो हैं वो भी हर पद उन्होंने चुनाव लड़ के हासिल किया है, सिवाय मुख्यमंत्री के पद के। उसके लिए
कोई चुनाव नहीं होता, जी। पार्टी, सभी पार्टियां अपने मन से बनाती हैं मुख्यमंत्री। हाँ, इसके बाद आते हैं लक्ष्मी राजवाड़े। हाँ, ये भटगांव है, सूरजपुर जिला, विभाजित कोरिया सरगुजा जिले के एक नया जिला है। वहाँ के भटगांव सीट से चुनाव जीती हैं और पहली बार की विधायक है ये। करीब करीब 43,000 वोटों से चुनाव जीत के आई है और मंत्रिमंडल में अकेली महिला है। राज्य बनने के बाद कोई भी 2 मंत्री महिलाओं को मौका नहीं मिला, सिर्फ अकेली मंत्री, चाहे जोगी जी का देख लिया जाए, चाहे रमन सिंह का देख लिया जाए, भूपेश बघेल का ले लिया जाए। गीता देवी थी पहली बार जी, रमन सिंह के कैबिनेट में, एक बार लता उसेंडी थी, एक बार रेणुका सिंह थी, इसी तरह का। अच्छा जी, तो ये लक्ष्मी राजवाड़े जो हैं जी, मुझको लक्ष्मी से ऐसा ध्यान पड़ता है कि देवी की जब फोटो देखते हैं तो हाथ में कमल ऐसे थामे हुए या कमल पे बैठे हुए दिखती हैं। ये बहुत साधारण परिवार से आती हैं, जिला पंचायत की सदस्य हैं। इनके पति पंचायत सचिव थे। अच्छा, तो अभी चुनाव के पहले ये इस्तीफा दिए प्रचार के लिए, कोई वो न लगे। हाँ, और ये पहले जो 21 सीटें जो डिक्लेयर जिनको कठिन मानी जा रही थी, उनमें से भटगांव सीट भी डिक्लेयर किए थे भाजपा ने। हमारे यहाँ मुझको क्यों याद पड़ रहा है कि जो महिला रहती हैं मंत्रिमंडल में, जी, आमतौर पे उनको महिला बाल विकास दे दिया जाता है। जी, अब तक तो यही वो रहा है, अब तक यही रहा है। ये अनिला भेड़िया थी भूपेश बघेल के कैबिनेट में, जी, उनको भी महिला बाल विकास विभाग दिया गया था। जी, वैसे ही था। सभी महिला मंत्रियों को वही दे दिया जाता है। तो कुछ इस तरह का ये इनका वो रहा पृष्ठभूमि। देखते हैं अभी इस बार विभागों के बंटवारे में हाँ क्या विभाग मिलता है इनको। जी, और आखिरी जो मंत्री हैं वो टंकराम वर्मा। हाँ, मैं कल से इनके बारे में पढ़ रहा हूँ जी, और बड़ा दिलचस्प पढ़ रहा हूँ। टंकराम वर्मा जो हैं पहले 2 मंत्रियों के जी निजी सहायक रह चुके हैं शायद, एक केदार कश्यप के और एक समय शायद रमेश बैस के भी। नहीं, शुरुआत में सबसे पहले करुणा शुक्ला के साथ रहे। हाँ, करुणा शुक्ला, लेकिन करुणा शुक्ला मंत्री नहीं मंत्री नहीं, विधायक के रूप में। विधायक के ये जब रमेश बैस के साथ आए तो सांसद थे। तो उसके बाद मंत्री नहीं थे। लेकिन केदार कश्यप मिनिस्टर थे जब ये उनके निजी सहायक थे। जी, और ये इसको लोग कल से लिख रहे हैं इस बारे में, कोई मैं बहुत मौलिक जानकारी नहीं दे रहा हूँ, कई लोग लिख रहे हैं इस बात को कि जो मंत्री थे कल के, वो और उनके निजी सहायक जो थे वो दोनों एक साथ आज शपथ लेंगे। अच्छी बात है, लोकतंत्र ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। लोकतंत्र कोई राजपाट नहीं है कि जो एक बार राजा रह लिए बाकी जनता जो है वो प्रजा ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं रहता। लोकतंत्र में कोई भी कहीं तक पहुंचते हैं। ये लिपिक पर कर्मचारी थे और 2018 में ही नौकरी छोड़े। अच्छा जी, 2018 में नौकरी छोड़ी तो पहले फिर वो तिल्दा क्षेत्र से जिला पंचायत के सदस्य चुनाव जीते और उसके बाद फिर वो जिला पंचायत उपाध्यक्ष हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष तो भाजपा बना नहीं पाई, ये क्रॉस वोटिंग में इनके फेवर में आ गया, ये उपाध्यक्ष बन गए। अच्छा, जिला पंचायत के टंकराम वर्मा। उसके बाद रायपुर जिले के ग्रामीण के अध्यक्ष भी हैं, अभी हैं जी, बीजेपी के। अच्छा, अब उनकी जगह किसी और को यहाँ बनाया जाएगा और फिर इनको टिकट भी मिल गई, अब विधायक भी बन गए शैलेश नितिन त्रिवेदी को हरा के, बलौदा बाजार से बना के। तो इस तरह का इनका ये है। और कुल मिला के ये आप हम देखें, ये रहा मंत्रिमंडल की सूची। और इसमें से ये देखा जाए कि पिछड़े वर्ग से 6 मंत्री हुए। कुछ समाज को पहली बार महत्व मिला, मंत्रिमंडल में आए राज्य बनने के बाद, जैसे कलार समाज। मैं एक घनाराम साहू, आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ की जाति व्यवस्था के ऊपर हम लोग कभी कभी उनको इंटरव्यू करते हैं यहाँ पर। जानकार हैं वो बहुत जाति व्यवस्था के। तो उन्होंने अभी पोस्ट किया है फेसबुक पर, वो मेरे सामने ही है, तो मैं मान के चलता हूँ ये सही होगी जानकारी उनकी। तो जो आप बोल रहे हैं इसको उन्होंने खुलासे से लिखा है। उन्होंने लिखा है, नई सरकार का सोशल इंजीनियरिंग सामाजिक संतुलन की दृष्टि से जोरदार है। उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष राजपूत हैं, मुख्यमंत्री आदिवासी कंवर समाज के हैं, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ओबीसी समाज के साहू हैं, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अनारक्षित तबके के ब्राह्मण हैं,
मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अनारक्षित तबके के अग्रवाल हैं। मंत्री रामविचार नेताम आदिवासी तबके के गोंड हैं। जी। उन्होंने लिखा है कि मंत्री केदार कश्यप आदिवासी तबके के भतरा हैं, भतरा आदिवासी हैं। दयाल दास बघेल जो कि मंत्री हैं वो अनुसूचित जाति तबके के सतनामी समाज से आते हैं, गुरु घासीदास के अनुयायी समाज से आते हैं। मंत्री लखनलाल देवांगन ये ओबीसी समाज के कोस्टा, कोस्टा जो है बुनकर समाज रहता है, समाज के जो देवांगन रहते हैं तो लखनलाल देवांगन ये उस समाज से आते हैं, कोस्टा हैं। और ओपी चौधरी ये ओबीसी के हैं, ये अघरिया हैं। श्याम बिहारी जायसवाल ये ओबीसी के हैं, ये कलार हैं। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ओबीसी हैं, ये राजवाड़ा कुर्मी इस जाति की हैं। टंकराम वर्मा ओबीसी हैं और कुर्मी हैं। अभी एक मंत्री का पद खाली है, विधानसभा उपाध्यक्ष का पद खाली है, और जो 2 समाज हैं जिनको इसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, ये घनाराम साहू जी का कहना है, मेरा कहना नहीं है। उन्होंने कहा है कि एक जैन और एक यादव समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये घनाराम साहू जी का कहना है, मेरा कहना नहीं है। ये क्या लगता है आपको, ये विश्लेषण ठीक है? विश्लेषण ठीक है, सही है, सारी जानकारियां। एक कल शाम तक मैं सुन रहा था कि एक नाम दुर्ग से अरुण वोरा को हराने वाले जो यादव हैं उनका भी एक नाम चर्चा में था कि इनको बनाया जाएगा ऐसा। जी, वो संघ पृष्ठभूमि से हैं। हाँ। और उनके पिताजी प्रांत प्रमुख रहे हैं। हाँ। बिरसाराम यादव जी। और अच्छे खासे मार्जिन से जीत के आए हैं। हाँ। करीब 48,000 वोट से। हाँ। तो उम्मीद थी कि मिल जाएगा। हाँ। और यादव समाज से हैं, तो अभी लेकिन एक कुर्सी खाली है, गुंजाइश उसमें अगर हम देखें तो टंकराम वर्मा जो पहली बार विधायक बने हैं कुर्मी समाज से यही अकेले हैं। ऐसा ही है जी। एक ये भी लगता है कि धर्म कौशिक, अजय चंद्राकर ऐसे वरिष्ठ कुर्मी नेता जो हैं विधायक ये बाकी हैं अभी। अमर अग्रवाल, राजेश मुणत ऐसे जो हैं ये बनिया व्यापारी समुदाय के, मारवाड़ी समुदाय के ये बाकी हैं। राजेश मुणत जैन समाज के भी हैं, यानी वो व्यापारी समाज के होने के अलावा जैन समाज के भी हैं। जो यादव आप जो बतला रहे हैं दुर्ग के विधायक उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, गजेंद्र यादव जो हैं वो यादव समाज के बाकी हैं। ऐसे कई लोग बाकी हैं। देखना है कि बीजेपी ने एक कुर्सी को क्यों खाली रखा है। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल पूरा होगा एक कुर्सी से, ये भी हो सकता है कुछ अर्सा खाली रखा जाए और देखा जाए लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है। शशांक एक चीज बतलाओ, हमने जाति के आधार पे तो बात कर ली, एक दूसरी चीज बतलाओ आप कि जो लोकसभा सीटें हैं 11 सीटें, इन 11 सीटों पे भी तो कुछ महीने के भीतर चुनाव लड़ना है बीजेपी को। तो ये जो मंत्री बनाए गए हैं इनमें अधिकतर सीटों पे किसी न किसी को बनाने की कोशिश की गई होगी। एक सीट भर की गुंजाइश नहीं थी जांजगीर की, क्योंकि वहां महंत जी हैं और उन्होंने एक भी सीट भाजपा को विधानसभा की नहीं पाने दी। सारी की सारी सीटें जो हैं वहां कांग्रेस को मिली हैं, तो वहां से मंत्री बना नहीं सकते थे उस संसदीय सीट से। ये एक बात हुई। इसके अलावा कांकेर से भी एक भी नहीं बन पाए, कांकेर लोकसभा सीट से नहीं बन पाए मंत्री, जबकि वहां भी सीनियर एक वरिष्ठ नेता हैं। हाँ। विधायक है विक्रम उसेंडी। अच्छा, उनके लिए गुंजाइश थी, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अभी भी है। हाँ, अभी गुंजाइश नहीं है। उसी तरह महासमुंद से क्यों नहीं बनाए? महासमुंद से जो भी हैं वो नए हैं, जैसे महासमुंद सीट से योगेश्वर सिन्हा तो जायसवाल समाज से एक आई गए। अच्छा, आ ही गए हैं। और एक है यहाँ से भी हैं अग्रवाल समाज से है, तो वहाँ भी आ गए हैं। संपत अग्रवाल आ गए हैं, रोहित साहू राजिम से, ये 3 हैं। तो मोटे तौर पे तो हैं, लेकिन अभी ये दोनों लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। दोनों लोकसभा कांकेर और महासमुंद दोनों बीजेपी के पास हैं। तो हो सकता है अभी उपाध्यक्ष का एक पद बाकी है विधानसभा उपाध्यक्ष का, और अभी एक मंत्री का पद बाकी है।
दूसरा पार्टी का जो संगठन खड़ा होगा, जी अभी केवल नए अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, जी तो पार्टी संगठन में कहीं एडजस्ट किया जाए इन सीटों के नेताओं को। नहीं, इसमें एक चीज़ और भी बहुत अच्छी चीज़, जैसे जांजगीर में कोई गुंजाइश नहीं थी, हाँ, लेकिन जांजगीर की लगी हुई सीट बलौदा बाजार, हाँ, वहां से टंकराम वर्मा को बनाया गया, लगी हुई सीट है। हाँ, तो थोड़ा सा वो उन पर ओबीसी के भी हैं, क्योंकि महंत जी ओबीसी के हैं, वो सीट जो है वहाँ ओबीसी का असर है, जी, तो टंकराम वर्मा को बनाया गया। जी, तो ये भी हो सकता है कि उनको लगी हुई जांजगीर सीट के लिए कहा जाए कि आप थोड़ा यहाँ मेहनत करो। कुछ उसी तरह का महासमुंद रायपुर से लगा हुआ है। और जैसे कांकेर देखा जाए तो कांकेर से मतलब बस्तर में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अभी बने हैं और मंत्री एक हो ही गए हैं। हाँ, अब तो एक चीज मुझको बतलाओ आप जी, अलग अलग लोकसभा सीटों को देखें जी, तो आपने देखा है कहाँ कहाँ से मंत्री कौन कौन है? जी बिल्कुल, सरगुजा से 14 सीटें सबके सब आई हैं। हाँ, तो सीएम समेत 4 मंत्री वहाँ के हैं। हाँ, सीएम समेत 4, सबसे ज़्यादा। इसके बाद बिलासपुर संभाग से हैं, डिप्टी सीएम समेत 3 मंत्री। अच्छा, ये बिलासपुर संभाग। रायपुर संभाग से 2 मंत्री। रायगढ़ का भी अगर हम बात लोकसभा सीट, अच्छा आप भी संभाग ठीक जी। और रायपुर संभाग से 2 मंत्री हैं, बस्तर संभाग से 2 मंत्री हैं, और दुर्ग संभाग से 2 मंत्री हैं। ये हैं टोटल, तो हर संभाग से हैं जी। अब हम लोकसभा सीट का बात करें जी, तो 2 से नहीं है, 1 से हो नहीं सकते थे जी, बच गई 8 जी। इन 8 से कोई ना कोई है। हाँ, कोई ना कोई है, है इनसे। विष्णुदेव साय जी खुद सरगुजा संभाग से हैं। सरगुजा संभाग से एक लक्ष्मी राजवाड़े भी आ जाती हैं। दूसरे थे अरुण साव बिलासपुर संभाग से, विजय शर्मा दुर्ग संभाग से। हाँ, ये तो संभाग का हो गया। लोकसभा सीटों मैं तो बता रहा हूँ, लोकसभा सीट से सरगुजा से विष्णुदेव साय, हाँ, बिलासपुर से अरुण साव, हाँ, बिलासपुर लोकसभा से। रायगढ़ से हैं ओपी चौधरी, बस्तर से केदार कश्यप, हाँ, सरगुजा से राम विचार नेताम, हाँ, रायपुर से ब्रिजमोहन अग्रवाल, हाँ, टंकराम वर्मा 2, हाँ, सरगुजा से एक और हैं, हाँ, मतलब वो है लक्ष्मी राजवाड़े, हाँ, कोरबा से श्याम बिहारी जायसवाल और लखनलाल देवांगन, हाँ, दुर्ग से दयाल दास बघेल, हाँ, और विजय शर्मा, ठीक, दोनों लोकसभा। ठीक जी। अब एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ शशांक, इसमें जो खाली हुए हैं पद जी, एक बिलासपुर के सांसद अरुण साव जी, जो कि विधायक बन गए, मंत्री बन गए जी, लोकसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया जी। जाहिर है कि इतने जल्दी उप मुख्यमंत्री को फिर से तो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़वाएगी पार्टी जी। ये एक बात हुई जी। ऐसे और कौन से हैं जो, जैसे रेणुका सिंह जी, रेणुका सिंह ने इस्तीफा दिया, यानी विधायक बनी, लोकसभा से इस्तीफा दिया, अभी तक मंत्री नहीं बन पाई हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं गुंजाइश उनकी अभी बाकी है जी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो लोकसभा का चुनाव कुछ महीने के भीतर होगा जी, तो जिन नेताओं को अभी जगह नहीं मिली है जी, जैसे मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ अजय चंद्राकर जी, हो सकता है कि महासमुंद लोकसभा के लिए उनको कहा गया हो कि आपको अभी मंत्री नहीं बना रहे हैं, आपको लोकसभा लड़ना है। हो सकता है अमर अग्रवाल को कहा गया हो या धर्म कौशिक को कि आपको बिलासपुर लोकसभा लड़ना है जी। ऐसे हो सकता है कुछ और नेता जिनको जगह नहीं मिली है जी। जैसे एक मिसाल के तौर पर रायपुर में तो सुनील सोनी है ही सांसद यहाँ पे, लेकिन जहाँ पे नहीं है सांसद कोरबा, तो कोरबा में हो सकता है बीजेपी को तो वहाँ एक कैंडिडेट लगेंगे ना, बिल्कुल, तो हो सकता है कि कोई ऐसे व्यक्ति जो मंत्री आज जिसको न बनाया गया हो, उस इलाके में जिसका असर हो, उसको हो सकता है वहां से लोकसभा का उम्मीदवार बनाए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है जी, बिल्कुल ऐसी संभावना भी दिख रही है। जैसे धर्म कौशिक बहुत वरिष्ठ है, हो सकता है उनको बिलासपुर से लड़ा जा सकता है। हाँ। और अजय चंद्राकर का आपको ध्यान होगा 2014 में उनका नाम चला था। हाँ, इसीलिए तो मुझको याद पड़ रहा है, पैनल में उनका नाम था। हालांकि उस समय चुनाव हार गए थे वो, लेकिन उनका नाम पैनल में था, उन पर विचार हो रहा था। तो इसी तरह अमर अग्रवाल भी एक संभावना बनी हुई है। कांकेर से जहां से कि नहीं लिया है वहां तो है ही बीजेपी के सांसद है भी, प्लस अगर लड़ाना भी चाहे तो विक्रम उसेंडी है और लोकसभा जीत चुके हैं वो। यानी हमको लोकसभा के संभावित उम्मीदवारों के बारे में थोड़ा सा रुक के बात करना पड़ेगा जी।
अभी आज की इस बातचीत में सब चीज पे चर्चा नहीं हो सकती, हमने केवल छू लिया है। आपके सोचने का थोड़ा सा सामान हम छोड़ के जा रहे हैं कि जिन बड़े नेताओं के चेहरे आप देख रहे हैं जिनको अभी नहीं लिया गया है, क्या इनमें से कुछ लोगों को लोकसभा लड़वाने के लिए रखा गया है? कुछ सीटें तो जाहिर तौर पर, एक बस्तर एक कोरबा, ये तो खाली ही है भाजपा की। जो जांजगीर है, ये भाजपा के वहां विधायक नहीं है कोई भी, तो उनको सोचना पड़ेगा कि वहां से किसको लोकसभा लड़वाया जाए। वहां कांग्रेस के ही विधायक हैं पूरे के पूरे 8। तो ऐसे कई जगहों पे भाजपा अपने नए लोकसभा उम्मीदवार तय करेगी। हो सकता है कि मोदी और शाह मिलकर तय कर भी चुके हों। तो हम आपसे फिर मिलेंगे। आज की और कोई जरूरी बात तो नहीं है बाकी? बिल्कुल हो गई है, लगभग हो गई है मोटे तौर पे। चलिए हम आपसे फिर बात करेंगे। आप हमको देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, आपकी प्रतिक्रिया भी मिलती है। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा, अपने दोस्तों को इसके लिंक भेजिएगा। इस पर एक छोटी सी बात और रहेगी कि कुछ विधायकों को संसदीय सचिव बनाने की तैयारी भी है। हाँ, वो तो हर सरकार में रहते हैं और करीब करीब दर्जन बार उसमें एडजस्ट होते हैं। हर मंत्री के साथ साथ एक एक संसदीय सचिव को लगा दिया जाता है। तो वो विधायकों को महत्व देने का, सहूलियत देने का एक और तरीका है जो कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत मुमकिन है। तो अभी ये पर्याप्त नहीं है जो हो चुका है। आमतौर पर संसदीय सचिव जो हैं अपने मंत्रियों के मुकाबले जूनियर रहते हैं, उनसे सीनियर संसदीय सचिव नहीं रहते हैं। ये किस्म से मंत्री बनने की ट्रेनिंग भी रहती है, ये प्रोबेशन जैसा रहता है, ये ऐसा ही है। बिल्कुल, जैसे आईएएस लोगों के साथ असिस्टेंट कलेक्टर, आईपीएस के साथ असिस्टेंट एसपी रहते हैं, ऐसा संसदीय सचिव बना देते हैं। बहुत फाइलों पे अधिकार नहीं रहता लेकिन काम देखने मिलता है। देखते हैं वो कौन बनते हैं। आपसे एक छोटी सी अपील ये है कि अगर आप गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट खाने पीने का शौक रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। मैं हर दिन ऐसी अपील करता हूँ, इसलिए कि आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ पाएंगे तो कैंसर भी आपको नहीं छोड़ेगा। मेरी बात कड़वी लग सकती है लेकिन आपके परिवार के भले के लिए। फिर मिलते हैं।